विविधमाला प्रश्नावली 2 का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। पहला सवाल, 196 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। पहले 2 का भाग लगाओ, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। 2 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49, 7 एकम 7 और 1 का 1। 196 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 बराबर का चिन्ह 2 की घात 2 गुणा का चिन्ह 7 की घात है 2। अब आपको से ये पूछा गया, ये तो अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया। अब पूछा है घातों का योग, तो आप यहां लिखो घातों का योग। घातों का योग, जितनी घात है उनका योग कर दो। इसकी घात 2, 2 प्लस ये 2 बराबर कितना हो गया, ये 4। ये बन गया घातों का योग। प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं को m, m का मतलब है पहला व्यंजक, m का मतलब हो गया पहला व्यंजक, p और q की 3, और n का मतलब हो गया दूसरा व्यंजक, बराबर p की घात 3 और q की घात 2 के रूप में लिखा जाए तथा m व n का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, जबकि p और q एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको इसका एस पूछ रहा है, आप यहां लिखो एस, ये एस। अब देखो इसमें देखो p कितनी बार है, 1 बार है। इसमें p कितनी बार है, 3 बार है। इसकी p की घात 1 है, इसमें p की घात कितनी है, 3 है। कितनी घात समान है, p की घात 1 घात समान है। इसमें p की घात 1 समान है, इसमें p की घात कितनी है, 3 है। इन दोनों के अंदर p की घात 1 समान है, तो आप यहाँ दो p की घात है 1। और यहाँ देखो q की घात कितनी है, 3 है, और q की घात कितनी है, 2 है। इसमें घात 3 है, इसमें घात कितनी है, 2 है। कितनी घात समान है इसके अंदर, 2 घात समान है, तो q की घात क्या हुआ, ये 2 बनी। ये बन गया इसका एचसीएफ। अभी आप कहते इसका एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम तो आप यहाँ देखो क्या लिखेंगे, एलसीएम बताओ क्या होगा, बराबर का चिन्ह। अब देखो p की घात कितनी है, इसकी 1 है, और p की घात कितनी है, 3 है, तो बड़ी घात आती है। p की घात कितनी आ जाएगी, 3, और इसमें q की घात कितनी है, 3 है, इसमें घात कितनी है, 2 है, तो क्या आ गया, q की घात है 3। ये इसका एलसीएम आ गया। ये आपको पूछा नहीं है, इसमें केवल आपको ऐसे पूछा गया है, तो इसका ऐसे क्या होगा, p और क्या होगा, q की घात है, इसको रो देगा। ये एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया, एलसीएम। इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम भी पूछ सकते हैं। ये m और n ये पहला व्यंजक है, और क्या ये दूसरा व्यंजक भी है, यानी पहली संख्या और ये क्या, ये दूसरी संख्या भी आपको दी हुई है। आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना। p और q जो है एक अंक है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 3 देखो क्या पूछा है। 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 95 और 152, यहाँ लो 152 का एचसीएफ। सबसे पहले 95 का आप एस अभाज्य गुणनखंड निकालो। इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग भी जाएगा नहीं। 9 5 कितना होता है, 14 होते हैं। 3 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 5 का भाग जाता है। 5 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 19, और 19 में 19 का ही भाग जाएगा, 19 है काम 19। 2 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 76। इसमें फिर 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 38। 2 का भाग लो, कितना आएगा, 19, और 19 में 19 का भाग लगाता जाएगा 1। यहाँ देखो 95 के बराबर कितना आया, 5 गुणा 19 आ गया, और 152 के बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हुआ, 19। अब आप यहाँ देखो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बराबर का चिन्ह। अब इन दोनों व्यंजकों में कौन सा अंक मिलता है, कौन सा मिलता है, 19 मिलता है। देखो इसमें भी 19 है, और इसमें भी क्या, ये 19 है, तो आप यहाँ लिखो ये 19। इसका एचसीएफ जो है 19 हो गया। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर 1080 और में से कितना दिया हुआ है 30। आपको क्या ज्ञात करना है, लेस से ज्ञात करना है, ये ज्ञात। महत्तम समापवर्तक यानी में से लघुत्तम समापवर्तक होता है लेस से। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, दो संख्या है उसका गुणनफल जो है 1080। अब संख्या कोई भी हो सकती है, दो कोई भी दो संख्या है उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 1080 दिया हुआ है और में से क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है आपको, लेस से। तो आप यहाँ लिखो लेस से। लेस से बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है में से, बटा क्या होता है में से। भाग लगा दो, 1080 के अंदर 30 का भाग लगा दो, 0 से 0 काट दो और 3 तिया 9 और 3 संग 18 कितना आएगा 18। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1080 बन गया और में से बन गया 30। ले से आपको याद करना है, ले से बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हुआ में से बन गया। अब सवाल नंबर देखो 5वां क्या कहता है, संख्या क्या पूछा है 441 बटा का चिन्ह 2 की घात 2 गुणा का चिन्ह 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार क्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 के और 5 के अलावा अंक और आ गए ना, 2 के और 5 के अलावा यदि कोई और अंक आता है तो क्या आता है वो अशांत होता है। तो आप ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखो हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप नहीं है अतः अशांत दशमलव है ये, अशांत दशमलव है ये, अशांत दशमलव है ये। हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप नहीं है अतः यह अशांत दशमलव है। 2 और 5 आता है, हर यदि 2 और 5 है तो वो शांत है, और 2 के और 5 के अलावा यदि कोई और संख्या आ जाती है तो क्या होता है वो अशांत होता है। छठा देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है 43 बटा 2 की घात कितनी है 2 की घात 2 गुणा कितना हुआ 5 की घात है 3 के दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात होगा। आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा या 3 अंक बाद लगेगा या 4 अंक बाद लगेगा। अब देखो आपके सामने, अब यहाँ देखो, यहाँ घात कितनी है 3 है और यहाँ घात कितनी है 2 है। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, घात बराबर करेंगे। इसकी घात कितनी है 2 है, इसकी घात कितनी है 3 है, तो इसको इसमें एक घात जोड़ेंगे। कितनी घात जोड़ेंगे, एक घात जोड़ो। देखो कितना हुआ 43 बट्टा कितना हुआ 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, 2 की घात है 3 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 5 की घात है 3 गुणा का चिन्ह, हमने कितनी घात जोड़ी है एक घात जोड़ी है। कितनी घात जोड़ी है 1, तो 2 की घात है 1, 2 की घात है 1। जितनी घात जोड़ेंगे उतनी घात आपको ऊपर लिखनी है। यदि आप 5 की घात 3 है तो ऊपर भी 5 की घात 3 लिखेंगे, 2 की घात 3 है तो हम 2 की घात 3 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। अब इसको हल करो, गुणा करो, कितना हुआ तेज कितना हुआ 46 क्या 86, कितना 86 बट्टा का चिन्ह कितना हुआ, इसकी गुणा कर लो, कितना हुआ 10 की घात 3 बराबर का चिन्ह कितना हुआ 86 बट्टा क्या हो जाएगा 1000 बराबर का चिन्ह कितना हुआ 0.08 और 6। तो बताओ दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। कितने अंकों बाद लगेगा 3 अंकों के बाद जो है दशमलव लगेगा। और सवाल नंबर क्या है 7 हो क्या पढ़ो, क्या कह रहे हैं, सबसे न्यूनतम संख्या √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या कौन सी। देखो
रूट 27 को किस अंक से यदि हम गुणा करेंगे, रूट 27 को किस अंक से गुणा करने पर जो है पूर्णतः प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? बताओ, रूट 27 को हम रूट 3 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करेंगे? रूट 3 से। देखो रूट 27 को रूट 3 से गुणा करने पर करो, कितना हुआ? रूट 27 गुणा का चिन्ह कितना हुआ? रूट 3 बराबर का चिन्ह। अब बताओ, रूट 3 को रूट 27 से गुणा करो, कितना हुआ? रूट 81। कितना आएगा? रूट 81। तो रूट 81 का मान कितना होगा बताओ? 9। ये एक प्राकृत संख्या आ गई। रूट 27 को रूट 3 से गुणा करने पर एक पूर्णतः प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो रूट 27 गुणा क्या हुआ? रूट 3। रूट 27 गुणा क्या हुआ? रूट 3। रूट 27 ने रूट 3 से गुणा करो, रूट 81। रूट 81 का मान कितना होता है? 9। तो ये प्राकृत संख्या जो है 9 प्राप्त हो जाएगी। किससे गुणा करेंगे? देखो, 2 3 से गुणा करेंगे, या रूट 3 से गुणा करेंगे, या 9 से गुणा करेंगे, या 3 रूट 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? रूट 3 से गुणा करेंगे। सवाल नंबर 8वां, यदि दो परिमेय संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो तो संख्याएं होनी चाहिए। बताओ, एचसीएफ और एलसीएम बराबर कब होंगे? बताओ, एचसीएफ और एलसीएम बराबर होना चाहिए। कौन सी संख्या है? एचसीएफ और एलसीएम यदि बराबर कब होते हैं? एक संख्या के। एक संख्या का एचसीएफ भी क्या होता है? 1 होता है, और एलसीएम भी क्या होता है? 1 होता है। एचसीएफ और एलसीएम कब बराबर होंगे? जब संख्या 1 होगी। पहली संख्या भी 1 है और दूसरी संख्या भी क्या है? 1 है। तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1, और एलसीएम भी कितना आएगा? 1 होगा। तो यानी वो संख्या क्या होगी? 1 होनी चाहिए। अगला पढ़ो, क्या है? बताओ, भाज्य होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, या सहभाज्य होनी चाहिए? कौन से बताओ? समान संख्या होनी चाहिए। भाई 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, 5 5 ले लो, 1 1 ले लो, समान संख्या होनी चाहिए। वो समान संख्या। अब देखो, 5 और 5, बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? 5। एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। अब यहाँ ले लो 7, और यहाँ कितना होगा? 7। एचसीएफ कितना होगा? 7। एलसीएम भी कितना होगा? 7 होगा। यहाँ कितना है? 10, और यहाँ भी कितना है? ये 10। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 10, और एलसीएम भी क्या होगा? 10 होगा। तो समान संख्या है ये। समान संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम जो है बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या पूछे? नंबर देखो क्या पूछे। सवाल नंबर संख्या 9, यदि a यानी पहली संख्या तथा 18 यानी दूसरी संख्या का एलसीएम 36 है, a पहली संख्या तथा दूसरी संख्या 18 का एचसीएफ 2 है, तो a का मान ज्ञात करना। ये अभी बोर्ड में, अभी सप्लीमेंट्री पेपर था ना 10वीं क्लास का, इसमें ये 3 अंक का सवाल था पहले। अब आप देखो, यदि a का मतलब है पहली संख्या और 18 का मतलब है दूसरी संख्या, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 36, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो a का मान ज्ञात करो। देखो आप यहाँ लिखो पहली संख्या, बताओ कितनी दी हुई है? a दी हुई है। और यहाँ लिखो दूसरी संख्या कितनी दी हुई है? 18, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 36, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। ये दिया। आपको ये बताना है कि इसका मान क्या है, a का मान क्या है, यानी पहली संख्या कौन सी है। आपको मालूम है, आपको सूत्र लिखा रखा है, क्या होता है? एचसीएफ गुणा क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणा क्या होता है? दूसरी संख्या होता है या नहीं है? ये सूत्र आपको लिखा हुआ है। अब देखो, आपको यदि पहली संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा क्या होगा? दूसरी संख्या होगी। और यदि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी, क्या होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा क्या होगा? पहली संख्या ज्ञात करनी होगी। यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? पहली संख्या गुणा क्या होता है? दूसरी संख्या बट्टा क्या होता है? एलसीएम होगा। यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टा क्या होता है? एचसीएफ होता है।
होता नहीं था। अब बताओ आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? यहाँ लिखो पहली संख्या, क्या ज्ञात करनी है? पहली संख्या। पहली संख्या, पहली संख्या का मतलब क्या है? ए है, ए ज्ञात करना है। यहाँ लिखो क्या लिखेंगे? एचसीएफ गुणा क्या लिखेंगे? एलसीएम बट्टा का चिन्ह, और यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। यहाँ लिख दो दूसरी संख्या बराबर का चिन्ह। पहली संख्या ए बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा क्या हुआ? दूसरी संख्या। क्या होती है? दूसरी संख्या। बताओ कितना? अब बताओ एचसीएफ कितना है? 2 गुणा का चिन्ह। बताओ एलसीएम कितना है? 36 बट्टा का चिन्ह, और एचसीएफ कितना है? और पैसे कितनी है? 18। यहाँ देखो ये 18 काट दो। 18 का 18, 18 दूना 36, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो बताओ ए का मान कितना होगा? 4 होगा। ए का मान जो है 4 होगा। ए का मान कितना होगा? 4 बन जाए। तो पहली संख्या बराबर ए बन गया, और दूसरी संख्या बराबर 18, एलसीएम बराबर 36 और एचसीएफ बराबर 2 दिया हुआ है। तो देखो पहली संख्या यानी ए, पहली संख्या यानी क्या हुआ? ए बराबर क्या हुआ? एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा क्या हुआ? दूसरी संख्या। 2 गुणा 36 बट्टा क्या हुआ? 18। 18 का 18, 18 दूना कितना हुआ? 36, कितना हुआ? 2 ने 2 गुणा कर दो, 4 आ जाते हैं। समझ आ गया? चलिए सवाल नंबर संख्या 10 क्या पूछा है बताओ? यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है? प्राकृत संख्या है, तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, तो n का मान कितना होगा? आपको ये बताना है। देखो अब यहाँ देखो 6 की घात क्या है? n है, और माइनस कितना ये 5 की घात कितना ये n है, ये दिया हुआ है। n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है? प्राकृत संख्या यानी कोई संख्या है। अब आपको मालूम है ये घातांक का नियम है। क्या ये घातांक का? आपको मालूम है जब आधार अलग अलग हो और घातांक समान होते हैं तो घातांक आपस में कट जाते हैं, और यदि आधार समान होते हैं और घातांक अलग अलग होते हैं तो आधार कट जाते हैं। तो देखो इसमें घातांक क्या है? n, और यहाँ भी घात कितनी? n, घातांक समान है, तो n से n क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? 6 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 बन जाता है। तो 6 की घात n माइनस क्या हुआ? 5 की घात है n, तो 6 n से n क्या होगा? कट गया। 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1। प्रश्न संख्या 11वां क्या कहते देखो? यदि p बटा q, बताओ p बटा q, देखो यहाँ p बटा q है, ये p बटा q, इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या। क्या ये? पर ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, यानी दशमलव अंश और हर हो। ऐसी संख्या क्या है? दशमलव क्या हर क्या है? अंश और हर हो। जिसमें अंश और हर होता है ना वो परिमेय संख्या होती है। 1/5, 3/5, 7/9, 1/4, 5, 3, 2, 1, 0 सब ये क्या है? देखो ये देखो 3/5 ये परिमेय संख्या, 1/4, 3/7, 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? क्योंकि बट्टा में क्या है? यहाँ पर 1 है, बट्टा में क्या है? ये 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और आगे देखा है, देखो यहाँ देखो Q 5 और ये 0, इसका मतलब क्या बताओ? इसका क्या मतलब होता है? Q 5 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि Q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि Q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। देखो बताओ 3/0 क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि इसका हर क्या है? 0 है। जिसका हर 0 होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। 4/0 क्या ये परिमेय है? नहीं है। और 0/4 ये परिमेय संख्या है। 0 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा में क्या है? यहाँ पर 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है। Q एक प्रतिबंध क्या होगा? P/Q का 7 दशमलव हो, क्योंकि हर क्या है? 0 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसाद जो है शांत नहीं होगा। इसमें केवल भाषा कुछ लिखा नहीं है, इसमें यही बताना है कि इसका Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका Q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। बस अगला क्या है? लास्ट एक और देख लो। सरल करके बताइए कि 2√45 + 3√20 बट्टा
2√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। देखो क्या दिया है, 2√45 प्लस का चिन्ह और 3 कितना ये 20 बटा का चिन्ह और कितना 2√5, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अब देखो सब सामने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। निकालो कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ लिखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 का क्या हुआ रूट प्लस का चिन्ह और 3 गुणा का चिन्ह। अब 20 का अभाज्य गुण निकालो, 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना होगा, यहाँ लिखो 2 गुणा 2 गुणा 5 का रूट बटा का चिन्ह और कितना बताओ 2 की रूट 2 रूट है 5। अब सवाल करो बराबर का चिन्ह। अब देखो आपको मालूम है कि वर्गमूल में क्या होता है, 3 अंकों के 2 अंकों के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में 2 अंकों के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 अंकों के जोड़े बनते हैं। तो देखो इसका एक जोड़ा बना दो, इसका कितना हुआ 3, इसका कितना हुआ 2, इसका तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखो 2 गुणा कितना हुआ 3 गुणा का चिन्ह, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा √5, रूट है 5 प्लस का चिन्ह और 3 गुणा का चिन्ह, इसका वर्गमूल कितना हुआ 2 गुणा का चिन्ह कितना हुआ √5 बट्टा का चिन्ह कितना हुआ 2 √5 बराबर का चिन्ह। अब इन गुणा करो, 2 ने 3 गुणा करो 6 √5 कितना हुआ 6 √5 प्लस का चिन्ह और इन्हें गुणा करो 6 √5 कितना हुआ 6 √5 बट्टा का चिन्ह कितना हुआ 2 √5 2 √5 बराबर का चिन्ह। अब 6 √5 और 6 √5 कितना हुआ, देखो √5 कितनी बार है, ये 6 बार है और √5 कितनी बार है, ये 6 बार है। तो √5 6 √5 और 6 √5 कितना हुआ 12 √5 कितना हुआ 12 √5। तो आप यहाँ लिखो 12 √5 बट्टा का चिन्ह कितना हुआ 2 √5। अब √5 से √5 क्या हुआ कट गया और काट दो कितना आएगा 6। बताओ कौन संख्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। लिख दो अतः यह एक परिमेय संख्या है, यह क्या है परिमेय संख्या है। वापस देखो 2√45 प्लस 3√20 का अंडर रूट बट्टा का चिन्ह 2 √5। सबसे पहले 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 3 गुणा 3 गुणा 5 का रूट लगा दो, इसके ऊपर रूट है इस पर भी क्या देगा रूट प्लस का चिन्ह 3 गुणा 2 रूट गुणा 2 रूट गुणा कितना हुआ 5 का अंडर रूट बना दो। अब आपको इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा 3, इसका वर्ग क्या आएगा 3 क्योंकि इस जोड़े का एक अंक बन जाता है, इसका अंक ले लो 3 और इसके ऊपर कोई जोड़ा नहीं बनता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसके ऊपर रूट लगा दो √5 प्लस का चिन्ह 3 गुणा इसका जोड़ा बना दो 2, ये जोड़ा नहीं बनता है तो √5 का √5 लिख दो। अब 2 ने 3 गुणा करो 6 √5 प्लस का चिन्ह गुणा करो कितना हुआ 6 √5। अब 6 √5 और 6 √5 जोड़ो कितना हुआ 12 √5 कितना होगा 12 √5। 12 √5 बट्टा कितना हुआ 2 √5, √5 से √5 काट दो और 12 में 2 का भाग लगा दो 6। तो 6 कौन संख्या बन गई है परिमेय संख्या बन गई, अतः यह एक परिमेय संख्या है।